Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you student. कैसे हैं आप सब? टॉपिक हमें दिखाई दे रहा है इनर्शिया। एक बोर्ड पे हमारे टॉपिक लिखा हुआ है, इनर्शिया टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम अपने कवर कर चुके थे। इनर्शिया के बारे में लास्ट बताया था कि इनर्शिया किस तरीके से, गुड आफ्टरनून कनीज, कुछ चीजें हमने बताई थी कि किस तरीके से हमारे पास जो है इनर्शिया डेवलप होता है। कंडीशन देखी होगी आपने, जो लेक्चर्स है हमारा उसमें आपने देखा होगा बखूबी। ठीक है, अब इनर्शिया में हमने दो चीजें बताई थी। इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करती है? बहुत अच्छा एग्जाम रहा मेरा। मेरा एग्जाम 2.5 घंटे का एग्जाम था। 2.5 घंटे में ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जिसे मैंने मिस किया हो। बेटा, मेरा एग्जाम आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे जैसे मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे ही आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं सेलेक्ट हो जाऊं, ऐसे ही आप भी एक अच्छी संस्था जिसे हम एएमयू बोलते हैं वहां पर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, इनर्शिया की हम बात कर रहे थे। इनर्शिया में हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था। इनर्शिया के लिए हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1, अगर मैं यहां इनर्शिया को आई से लिख रहा हूं, आई से लिख रहा हूं, आई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, आई आई यहां पर इनर्शिया है, कंफ्यूज मत होना। आई यहां पर इनर्शिया है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया कनीज, शुक्रिया। और आप लोग भी एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़े और अपना सिलेक्शन लेके बहुत आगे से आगे जिंदगी में बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छे चीजों के लिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, बुरी चीजों से हमेशा दूर रहें और अच्छी चीजों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। ठीक है, यानी यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट हमने देखा था बेटा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहां आई का रेफरेंस इनर्शिया से है, यहां आई का रेफरेंस इनर्शिया से, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आई इज अ इनर्शिया। ठीक है, कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि इनर्शिया हमेशा तभी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है जब आप उस पर सडन फोर्स लगाते हो। जब आप उस पर क्या करते हो? सडन फोर्स लगाते हो, तब इनर्शिया वहां पर डेवलप होता है। और मैंने आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जब आप ट्रक को खींचते हो या गाड़ी से अपनी गाड़ी को खींचते हो, अगर एकदम एक्सीलेटर देते हो तो रस्सी किस तरीके से टूट जाती है। क्योंकि जब रस्सी टूटता एकदम, जब आप सडन फोर्स देते हो तो वहां पर इनर्शिया आ जाएगा। और इनर्शिया के लिए मैंने कहा था, इनर्शिया कहती है कि अपने जो कंडीशन होती है उसमें होने वाले चेंजेस का अपोज करती है, यानी आलसपन। अगर एक भाषा में, एक बात में समझा जाए तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अपनी लैंग्वेज में अगर हम बोल दें तो कोई बुराई नहीं होगी। इनर्शिया एक आलस है। इनर्शिया के मैं जैसे खड़ा हूं, मुझे खड़े रहने तो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो मुझे एकदम धक्का दे दो, एकदम कभी कभी हमें कोई धक्का देता है, हमें गुस्सा आ जाता है ना कि हाँ कैसे धक्का दे दिया, तो ये क्या है? इनर्शिया ही है बेटा, ये इनर्शिया ही है। ठीक है, तो आज हम जो बात, ये 2 पॉइंट थे इनर्शिया के लिए। ठीक है भाई, इससे आज आगे की जो हम बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने वाले हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में भी बोला था, इनर्शिया के टाइप के लिए हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर अपने पेन को बाहर निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट बनाते रहिए। मैं नहीं कह रहा हूं नोट्स के लिए, फिर कह रहा हूं आपसे कि नोट्स के लिए घबराइएगा मत। एज इट इज जो चीज यहां पर है वो चीज आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, आपको समझना है। लेकिन समझते समझते भी आप अपने पेन और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 1 टॉपिक आज का हमारा आ रहा है टाइप्स। और टाइप्स किसके होंगे भाई? अगर मेन टॉपिक इनर्शिया है तो फिर टाइप्स भी किसके होंगे? इनर्शिया के ही होंगे। सबसे पहला टाइप होता है इनर्शिया इन रेस्ट। इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया इन रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया इन रेस्ट में वही, एक तो हमारा ट्रक वाला एग्जांपल सबसे अच्छा था। ठीक है, कि ट्रक वाला जो एग्जांपल था, इसमें क्या होता है? इन दैट टाइप ऑफ इनर्शिया अपोजिस ऑफ मोशन। इसमें किसका अपोज होता है? अपोजिस ऑफ मोशन। यहां पर मैं शॉर्ट की तरह लिख दे रहा हूं, अपोजिस ऑफ मोशन।
कि आप किसी कोई चीज रुकी हुई है और आप उसे अपोज उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस पे जो अप्लाई इनर्शिया है वो इनर्शिया इन रेस्ट है। जिस तरीके से आम से पेड़ का तोड़ना, रेस्ट में पड़ा था, आम में मोशन लाया, अपोज किया, नीचे गिर पड़ा। ठीक है, इसलिए कहते हैं इनर्शिया इन रेस्ट अपोजिस ऑफ मोशन। किसका अपोज होता है इनर्शिया इन रेस्ट में? अपोज होता है मोशन का। किसका अपोज होता है? मोशन का अपोज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनर्शिया वही आता है, देखो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी साफ लिखा हुआ होता है सडन फोर्स। सडन फोर्स का मतलब हो जाएगा इनर्शिया से लिया गया है। ठीक है, इनर्शिया इन रेस्ट अपोजिस ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस चीज का अपोज करेगी? मोशन में आने का अपोज करेगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको फील कराता हूं, नंबर 1 फॉलिंग ऑफ डाउन, नंबर 1। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के लिए मैंने काम किया एग्जाम्पल के लिए, ताकि इनर्शिया को और बेहतर से समझा सकूं। फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल, फॉलिंग फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, क्या लिखा आपने? फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल while dusting a cloth, while dusting a cloth, dusting a cloth। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो पूछना फिर मुझसे। क्या एक एग्जाम्पल, ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं। ठीक है, ये सारे क्या कर रहा हूं बेटा, आपको मैं एग्जाम्पल उसको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से फील हो। ठीक है, ताकि आपका इनर्शिया इन रेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल, फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल व्हाइल डस्टिंग अ क्लॉथ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक चादर है, उस चादर के अंदर धूल है। ठीक है, और धूल किस में होगी भाई? रेस्ट में होगी। एक चादर के अंदर धूल एब्जॉर्ब है, धूल किस में है? रेस्ट में है। आपको चादर की सफाई करनी है, आपने चादर लिया और झटका, चादर को एकदम झटका। ठीक है, चादर के अंदर धूल के पार्टिकल जो है रेस्ट में है, आपने मोशन किया, अपोज करेगा मोशन का। ठीक है, और फिर क्या होगा? डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएगा। जिस तरीके से कि आम के पेड़ से आम को तोड़ा था, इसी तरीके से भाई चादर तो नहीं फटेगी, चादर तो नहीं फटेगी। चादर क्या दिखाएगी? चादर इनर्शिया को दिखाएगी। चादर किसको दिखाएगी? इनर्शिया को, क्योंकि चादर भी रेस्ट में है। तो चादर आपने हटकाई तो चादर ने क्या दिया आपको? इनर्शिया दिखा दिया। इनर्शिया की वजह से स्टेबल रही, लेकिन धूल के कण का स्टेबिलिटी ना होने के कारण धूल के कण बाहर गिर गए। क्या ये वाला एग्जाम्पल आपके क्लियर है? जल्दी से बताइए। और अगर ये क्लियर है तो फिर एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेके आ रहा हूं। फॉलिंग डाउन बैकवर्ड व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट इमीडिएटली, फॉलिंग डाउन बैकवर्ड while vehicle starts sudden। ओके तौहीद, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल को फील करने की कोशिश करो। फॉलिंग डाउन अ बैकवर्ड व्हाइल व्हीकल स्टार्ट सडन। ठीक है, क्या होता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हो और आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, जब बस में बैठे हो आप बात कर रहे हो, तो क्या होता है? एकदम जब गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जाता है तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया इन रेस्ट का। इनर्शिया इन रेस्ट का क्यों? अपोजिट ऑफ मोशन हो रहा है, अपोजिट ऑफ मोशन हो रहा है। ठीक है, अपोजिट ऑफ मोशन हो रहा है तो आप क्या कहोगे? फॉलिंग डाउन बैकवर्ड while vehicle start sudden। एकदम व्हीकल एकदम स्टार्ट करते तो आप पीछे की तरफ चलते हो ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया इन रेस्ट का। बिल्कुल, सडन जर्क इन बस, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जितने भी स्टूडेंट है सब मुझे बताते हुए चलना, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, अभी क्लियर कर लेंगे। न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक और दे रहा हूं आपको, सी मैकेनिकल बुल राइडिंग। बुल राइडिंग, मैकेनिकल बुल राइडिंग समझ रहे हो ना? जो एग्जीबिशंस में क्या होता है, या जो अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, उसमें बड़ा सा एक बड़ा सा क्या होता है? एक पूरा वो होता है ना, बुल। ठीक है,
क्या बोलते हैं उसको, बिझार, सांड जो होता है ना, बुल सांड जो होता है, उसके ऊपर बैठते हो आप तो वो एकदम हिलता विलता है और आप गिर जाते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया इन रेस्ट का। क्यों गिर रहे हो आप, क्योंकि आप बुल पे जब बैठ गए मोशन, इनर्शिया इन रेस्ट, ठीक है, फिर एकदम क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है चलना, और आप इनर्शिया इन रेस्ट की वजह से अपोजिट ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड, आपका अपना स्टेबिलिटी को शो करेंगे और आप क्या करेंगे, उस बुल से गिर जाएंगे। तो मैकेनिकल बुल राइडिंग भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया इन रेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है आपके, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, क्या हम सबके ये एग्जाम्पल क्लियर है, और अगर ये एग्जाम्पल हमारे क्लियर है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके अरमान, ओके स्नेहा, ओके कनीज, स्नेहा आपको बेटा समझ में आ रहा है? स्नेहा बेटा समझ में आ रहा है आपके? ओके तौहीद, अगर कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो तो प्लीज मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा कि आप जो है टॉपिक को बिल्कुल लाइटली मत लेना, प्लीज मत लेना। ओके चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं और मुझे बताइए, अर्थक्वेक में घर का गिर जाना किस चीज के, कैसी इनर्शिया का उदाहरण है? अर्थक्वेक यानी भूकंप जब आता है तो घर क्यों गिर जाते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन? अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आप मुझे जवाब दे पाओगे। अगर भूकंप आता है और भूकंप में जो बड़ी बड़ी इमारतें बेटा गिर जाती हैं, वो किस इनर्शिया का कारण है? इनर्शिया इन रेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है, इनर्शिया इन रेस्ट। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन, और इनर्शिया इन मोशन है तो ये किसका अपोज करेगा, अपोजिस ऑफ, अपोजिस ऑफ रेस्ट। ये अपोज किसका करता है, रेस्ट का अपोज करता है, कि क्यों जा रहे हो तुम रेस्ट में, मोशन में कंडीशन रहने दो। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अर्थ क्यूक जो होता है वो सडन आता है, इनर्शिया इन रेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन किसका अपोज करता है भाई, इनर्शिया इन मोशन हमेशा अपोज करता है रेस्ट में आने का। किसका अपोज करता है, रेस्ट में आने का। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ब्रेक लगाते हो, आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को चलाते चलाते अगर आप ब्रेक लगा देते हो तो भाई क्या होता है, एकदम सडन अगर ब्रेक लगा दिए तो आगे की तरफ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सडन आगे की तरफ जाते हैं। जब एकदम सडन गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं तो मोशन इन रेस्ट से, इनर्शिया इन रेस्ट से किस में जा रहे होते हैं, मोशन में जा रहे होते हैं, तो पीछे की तरफ। और जब इनर्शिया इन मोशन में होते हैं तो ब्रेक लगाते हैं सडन, तो फिर हम क्या, आगे की तरफ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी थी, कि जब हमने गाड़ी को स्टार्ट करा, जब चलाना शुरू किया तब हम पीछे की तरफ, और जब हमने उसको रोकने की कोशिश करी तो हम आगे की तरफ। इनर्शिया इन मोशन, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और अपोज किसका करती है, अपोजिस ऑफ रेस्ट। एक बात और आपको बता दूं, इनर्शिया इन मोशन में क्या करते हो आप, सडन ब्रेक लगाते हो, सडन ब्रेक लगाने से क्या होगा, रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ये याद रखना। इसी तरीके से बैक वाली चीज पर एक बात आपको समझाना रह गई, कि जब आप कोई चीज चलाना शुरू करोगे, इनर्शिया इन रेस्ट से, इनर्शिया इन रेस्ट से जब कोई चीज आप चलाना शुरू करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा एक्सिलरेशन। ठीक है, ये याद रखना, एक्सिलरेशन इनर्शिया के किस पोर्शन में डेवलप होता है, एक्सेलरेशन किस में डेवलप होता है, इनर्शिया इन रेस्ट में। रिटार्डेशन किस में प्रोड्यूस होता है, इनर्शिया इन मोशन में। ओके, ये दो बातें याद रहेंगी। जल्दी से पहले मुझे ये क्लियर करो, ये दोनों बातें क्लियर हैं या नहीं है, इनर्शिया इन रेस्ट में एक्सेलरेशन है, इनर्शिया इन मोशन में रिटार्डेशन है, जल्दी से क्लियर करिए।
जल्दी से मुझे क्लियर करके बताइए फटाफट। देखो एक एक पॉइंट बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए मुझे पर डे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कि हाँ इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन बनता है, यहां से ये बनता है, तो इस तरीके से पूरा आपके लिए एनालाइज करके लेके आता हूं। और ये तरीके का क्वेश्चन मौजूद था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। इनर्शिया इन मोशन में हमेशा रिटार्डेशन होगा, इनर्शिया इन रेस्ट में हमेशा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहां पर आप चलना शुरू करते हो और यहां पर रुकते हो। ओके, मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक फिर एग्जाम्पल पूछने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने मुझे इनर्शिया इन रेस्ट में बताया था कि इनर्शिया इन रेस्ट की कौन से एग्जाम्पल थे, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि हवाई जहाज का जमीन पे उतरना, हवाई जहाज का जमीन पर उतरना, लैंडिंग ऑफ अ एयरक्राफ्ट, किसका उदाहरण है? इनर्शिया इन मोशन का, इनर्शिया इन रेस्ट का? जल्दी से जवाब करिए, जल्दी से जवाब करिए। हवाई जहाज का जमीन पर उतरना, लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन रेस्ट। जल्दी से जवाब करिए, जल्दी से, जल्दी से बताइए, फास्ट। कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए फटाफट। इनर्शिया इन मोशन, ओके कनीज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इनर्शिया इन मोशन, हवाई जहाज का जमीन पर लैंड करना, यानी हम कह सकते हैं लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया इन मोशन। देखो हवा में चल रहा था, एक्सेलरेशन फास्ट था ना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यानी कहीं ना कहीं स्लो किया गया, जब तो नीचे उतर रहा है। और हमें पता है अपोजिट ऑफ रेस्ट किस में होता है? इनर्शिया इन मोशन में होता है। द राइट आंसर इज इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन बिल्कुल सही जवाब है। इनर्शिया इन मोशन, तौहीद अरमान बिल्कुल सही जवाब है। स्नेहा बेटा, स्नेहा आपका जवाब नहीं आया, जल्दी से आप जवाब करिए, जवाब बताइए मुझे। जमाल आपको समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सैटेलाइट इन स्पेस, सैटेलाइट, हाँ बेटा बिल्कुल सही जवाब है इसने आपका। सैटेलाइट इन स्पेस, एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको, सैटेलाइट इन स्पेस, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? सैटेलाइट इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइए। अगर मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक होता है, जितने चैप्टर आप पढ़ चुके हो और जितने चैप्टर आप पढ़ोगे सब एक दूसरे से लिंक होते चले जाएंगे। आप कह रहे हो सैटेलाइट इन स्पेस किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया इन मोशन का है, इनर्शिया इन रेस्ट का है? इनर्शिया इन मोशन का, इनर्शिया इन मोशन का। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां तो कोई अपोज नहीं हो रहा, यहां तो कोई अपोज नहीं हो रहा। एक भाई मान लीजिए ये अर्थ है और ये हमारा एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं पोलर सैटेलाइट, एक कहलाते हैं जियो स्टेशनरी। और जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट्स होते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन करवाते हैं, इसलिए इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये अर्थ हो गई और ये मेरा सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, तो इसमें रिटार्डेशन कहां हो रहा है? यहां पर रिटार्डेशन कहां हो रहा है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा। सैटेलाइट इन स्पेस किसका उदाहरण है? आपने कहा इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन मोशन का है, तो मुझे यह बता दीजिए इनर्शिया इज मोशन इज द राइट आंसर। इनर्शिया इन मोशन का ही ये एक उदाहरण है। लेकिन मुझे यह बता दीजिए इसमें अपोज कहां हो रहा है, अपोजिट ऑफ रेस्ट कहां हो रहा है? ये अर्थ हो गई। और ये आपका कोई भी पोलर सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कहां हुआ? जल्दी से बताइए, कैसे बताया आप लोगों ने? और नहीं जानते तो आज के बाद जान जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारा हर टॉपिक हमारे अगले टॉपिक से क्या होता है? लिंक होता है, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने एक चीज पढ़ी थी जिसे आप कहते हैं यूसीएम।
यूसीएम, मैंने कहा था यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जो आपकी वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। और जब कांस्टेंट होती है तो वहां एक्सीलरेशन जीरो होता है, वहां पर एक्सीलरेशन जीरो होता है। और जब एक्सीलरेशन जीरो किसी चीज पे हो जाता है तो भाई वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन मोशन, इनर्शिया इन मोशन कहलाती है। ये जवाब था उसका। अब जल्दी से बताइए, अब बता पाएंगे इस सैटेलाइट इन स्पेस क्यों है आखिर इनर्शिया इन मोशन में? तो उसका ये लंबा चौड़ा पूरा जवाब लिखा हुआ है आपके पास, क्योंकि सैटेलाइट जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली कोई भी चीज के ऊपर जो स्पीड, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वो कंडीशन इनर्शिया इन मोशन कहलाती है। क्लियर? आप जवाब दे पाएंगे हमेशा? जल्दी बताइए, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम जवाब दे पाएंगे? क्लियर है? चलें आगे, टॉपिक को बढ़ाएं अपने। ओके, ओके अरमान। जमाल बेटा, आपके समझ में नहीं आया क्या? ओके स्नेहा कुमारी, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास इनर्शिया का थर्ड टाइप आता है, इनर्शिया का थर्ड टाइप आता है, और उस थर्ड टाइप को आप क्या कहते हो? इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन डायरेक्शन। चलिए भाई, इनर्शिया इन डायरेक्शन की बात करते हैं यहां पर हम। ठीक है, लास्ट यानी थर्ड वन जो होता है वो कौन सा होता है हमारा? इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया कितने टाइप का? इनर्शिया तीन टाइप का। कौन कौन सा? इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, और इनर्शिया इन डायरेक्शन। अगर इन मोशन की आप बात करोगे तो अपोज होता है रेस्ट का। इन रेस्ट की अगर आप बात करोगे तो यहां पर अपोज होता है मोशन का। और इन रेस्ट में जो कंडीशन होती है वो एक्सेलरेशन की होती है। और अगर मोशन की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास क्या रहता है? तो यहां पर हमारे पास जो रहता है वो होता है बेटा रिटार्डेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा इनर्शिया इन डायरेक्शन। और इनर्शिया इन डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहां कहते हैं नाइदर एक्सिलरेशन, नाइदर एक्सिलरेशन, नाइदर एक्सिलरेशन नॉर रिटार्डेशन। ये लाइन को याद रखिएगा, नॉर रिटार्डेशन। ओके, एक्सेलरेशन किस में था? एक्सेलरेशन इनर्शिया इन रेस्ट में था। रिटार्डेशन किस में था? रिटार्डेशन इनर्शिया इन मोशन में था। और अगर नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन की बात की जा रही है तो ओके जमाल, ठीक है। और अगर लास्ट हमसे अगर बात की जा रही है नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन, दैट मींस इनर्शिया इन डायरेक्शन। जैसे कैसे देखते हैं भाई, आप किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी रोड पे क्या कर रहे हो? ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। एक गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आप किधर भी मान लीजिए, आप आपकी गाड़ी चाहे किधर भी जा रही हो, ठीक है। तो आप जब टर्न लेते हो और सेम स्पीड पे जब टर्न ले लिया जाता है तो आप किस तरीके से, इस तरीके से घूम जाते हो। अगर राइट हैंड पे गाड़ी को टर्न किया जाता है, अगर एकदम राइट हैंड पे टर्न किया जाता है तो आप लेफ्ट पे घूम जाते हो, लेफ्ट पे टर्न किया जाता है तो राइट पे घूम जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन की वजह से। किस वजह से? इनर्शिया इन डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना तो एक्सेलरेशन आता है और ना ही रिटार्डेशन होता है। आप बस इस तरीके से घूम जाते हो और इस तरीके से घूम जाते हो, तो आपके अंदर ना तो एक्सेलरेशन होता है और ना ही रिटार्डेशन होता है। इस कंडीशन को आप कहते हो इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन डायरेक्शन में क्या होता है कि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। आप समझिए, इनर्शिया इन डायरेक्शन किसको कहते हैं? कि भाई कोई भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही होती है वो इसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। आप उसकी डायरेक्शन को बदलते हो तो उसके अंदर जो इनर्शिया आता है उसे इनर्शिया इन डायरेक्शन कहते हैं।
और बेहतर एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके अंदर इससे रिलेट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक काम हम सबने किया होगा, वो लंगर जो आता है, लंगड़ जो आता है, वो घुमाते हैं ना, गिट्टी बांध लिया, कुछ भी बांध लिया, उसे आप घुमाते हो, ठीक है। उसे जब आप घुमाते हो तो आपका फोर्स कहां, यहां पर रहता है, याद रखना, ठीक है। आप जब उसे घुमाते हो तो फोर्स कहां पर है, अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। फॉर्मूला F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। आप जब इसे घुमा रहे होते हो, सर्कुलर मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है, स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। जब आप इसे घुमा रहे होते हो, घुमाते घुमाते अगर आप एकदम सडनली इसका कट कर दो, जो डोरी आपके हाथ में उसे कट कर दो, तो जिस डायरेक्शन में वो होता है, मान लीजिए अभी आप जब घुमा रहे थे तो वो इस डायरेक्शन में था, तो ऐसा नहीं होता वो गोल गोल घूमता है, वो क्या होता है, इसी डायरेक्शन में निकल जाता है। वो क्या करता है, इसी डायरेक्शन में निकल जाता है जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा था। काटने से पहले जिस, अगर वो इस एक्सिस पे आया था तो इधर ही निकल जाएगा वो। तो यही है आपका इनर्शिया इन डायरेक्शन, कि बॉडी जिस भी डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है, वो उसी डायरेक्शन पर मूव करना चाहती है। आप जब चेंजेस करते हो तो इसी को कहते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन। क्या ये मेरे बच्चों को क्लियर है? हाँ, पतंग पकड़ लेके, बहुत पतंग पकड़ी है कनीज तुमने, है ना, वो लिख भी रही हो यहाँ पर, पतंग पकड़ने के लिए। हाँ, वो जो बनाते हैं ना लंगड़, वो मैं उसी की बात कर रहा था। क्या ये तीनों टॉपिक हमारे क्लियर हैं? इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। पहले में याद रखना, इनर्शिया इन रेस्ट में अपोजिट होता है मोशन का, और कंडीशन होती है एक्सेलरेशन की। दूसरा होता है मोशन, इनर्शिया इन मोशन अपोज करता है किसका, रेस्ट का, और कंडीशन होती है रिटार्डेशन। तीसरा होता है आपका इनर्शिया इन डायरेक्शन, यहां पर नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। कंडीशन क्या होती है कि भाई जिस भी ऑब्जेक्ट में जी जो मूव कर रही है, आप उसे मूव करने दो, आप उसकी स्थिति में, यानी जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है वो उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहती है जिसमें मोशन कर रही होती है। तीनों तीनों पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, एस्केप वेलोसिटी आने दीजिए, हम बहुत अच्छे से उसको भी समझाएंगे, ऐसे ऐसे फील कराएंगे कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा। चीजों को जब देखोगे ना तो दिमाग में लगा दोगे यहां पर इनर्शिया है, यहां पर क्या है, इनर्शिया है। जो बड़े बड़े झूले चलते हुए देखोगे, जायंट व्हील, सर्कुलर मोशन के बेहतरीन एग्जांपल्स होते हैं। जब वो घूमते हुए देखोगे तो फौरन कहोगे कि यहां पर जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन वहां पर जीरो है। तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहे होते हो, सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहे होते हो। कभी कभी घटनाएं घटती है ना, कि झूले का एक पोर्शन टूट गया तो वो निकलता हुआ जाता है, वही उदाहरण है इनर्शिया इन डायरेक्शन का। ठीक है, कि मान लीजिए झूले का जहां से झूला यहां टूट गया, और टूटने के बाद ऐसे नहीं गिरता, टूटने के बाद जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। आप बस हमारे साथ जो है एक एक कॉन्सेप्ट को फील कर करके रटना नहीं है, बस रटना नहीं, ए टू जेड चीज तैयार करवा दूंगा। चलिए ठीक है, अब जब इनर्शिया की बात हो गई, ठीक है, इम्पल्स की, इनर्शिया की बात हो गई, इम्पल्स की बात आपसे हो गई, मोमेंटम की आपकी इस चैप्टर में बात हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉन नॉन इनर्शियल और इनर्शियल की बात की हमने, और इनर्शियल पे ही ये सारी कंडीशन की स्टडी की जाती है। तो फिर सबसे बड़ा नाम इस चैप्टर का कैसे पीछे रह सकता था, और वो नाम है न्यूटन। क्या नाम है बेटा? न्यूटन। और यहां से शुरुआत होगी न्यूटन के रूल्स की, न्यूटन की जो नियम है उनकी शुरुआत अब यहीं से होगी। और आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया के बाद आपके पास क्या आता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स ने क्या किया था भाई? न्यूटन ने ये कहा था कि आपके जो बॉडी है ना वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। इस रूल के, इस लॉ के कुछ पॉइंट्स है वो मैं यहां लिख रहा हूं, जिसे इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें
अगर हम इसकी बात करें तो वी गेट डेफिनेशन ऑफ फोर्स विद दिस लॉ, और जो डेफिनेशन हमें मिलती है फोर्स की वो भी यहीं से मिलती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी हमें यहीं से मिलती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी हमें यहीं से मिलती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स को लगाया जाता है तो वहां पर इनर्शिया हमेशा कम होने लगता है। ये रिलेशन है। फोर्स लगाएंगे, इनर्शिया गायब, फोर्स लगाया, इनर्शिया गायब। टॉपिक देखो, इनर्शिया चल रहा था, न्यूटन भैया आए, न्यूटन भैया के आते इनर्शिया गायब हो गया। तो याद रखना कि इनर्शिया के जस्ट बाद न्यूटन थे, तो कहीं पर अगर इनर्शिया बढ़ रहा होगा तो फोर्स घट रहा होगा, फोर्स बढ़ रहा होगा, इनर्शिया घट रहा होगा। ये 3 पॉइंट जरूर जरूर याद रख लेना। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहा जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, डेफिनेशन फोर्स की कहां से मिलती है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और तीसरा बहुत ज्यादा यूजफुल कि फोर्स जब बढ़ाया जाता है इनर्शिया खत्म हो जाता है। ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे मेरे सारे स्टूडेंट को। और मजेदारी वाली बात यह है कि जो चीजें हमने पढ़ रखी है ना उन्हें और बेहतर कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने यहां से आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपने बहुत कुछ यहां से पढ़ रखा है, बस चीजों को आप समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जिस भी सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में रहेगी। अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और अगर वो रुक रही हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर उसकी कंडीशन में चेंज ना कर दें। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। जब भी कोई, अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो। अगर मैं चल रहा हूं तो नेट फोर्स जीरो। बोले क्यों? यही तो बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि बस फोर्स चाहिए चलाने के लिए और रोकने के लिए, चलाने के लिए और रोकने के लिए, लेकिन कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। पर्टिकुलरली कंडीशन तब आपको जरूरत होती है फोर्स की जब आप किसी चीज को चलाना शुरू करें या किसी चीज को रोक दें। यही न्यूटन भैया ने कहा कि इनर्शिया ने बिल्कुल सही बात की यही है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। बोले अगर मैं आया हूं तो मैं कुछ नया लेकर आऊंगा, और कहा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इनर्शिया खत्म हो जाएगा। बोले कैसे खत्म हो जाएगा? बोले भाई ठीक है, आपने फोर्स लगाया, इनर्शिया खत्म। इनर्शिया कहते किसको है? आलस को। ऑब्जेक्ट का जो आलस है उसे ही तो इनर्शिया आप कह रहे हो। बोले हाँ, समझ में आ गई ये बात। बोले अब याद रखना कि जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं या रोकते हैं तब फोर्स चाहिए होता है। बोले अगर मैं एक बंदूक से गोली चला दूं, जिस टाइम मैंने गोली चलाई वहां तो फोर्स लगा, उसके बाद क्या बुलेट को अपने हाथ से पकड़कर लेके जाते हो? बोले ना, वो तो खुद जाती है, और किसी दीवार जब रुकती है तो किसी दीवार पे जाकर टकरा गई, और जब किसी दीवार पे जाकर टकरा जाती है वो, तभी तो वो रुक जाती है। बोले ठीक है, तो चलाने के लिए फोर्स, रोकने के लिए फोर्स, बीच में फोर्स की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ओके, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट कि एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn इक्वल्स टू जीरो। क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? जल्दी से बताइए, ये 2 पॉइंट क्लियर है या नहीं? जल्दी से मुझे मेरे सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये बात समझ में आ गई। न्यूटन भैया ने क्या कहा है? न्यूटन भैया ने कहा है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को उसी सिचुएशन में रहने, अगर हटाना है, उसी सिचुएशन से हटाना है तो आपको उसकी कंडीशन के हटाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को लगाना होगा। बोले ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को बोले तो किसी चीज को स्टार्ट करोगे तो फोर्स चाहिए, किसी चीज को रोक दोगे तो फोर्स चाहिए, लेकिन मिड में मूवमेंट कराने के लिए कोई फोर्स उसको नहीं चाहिए। इसलिए नेट फोर्स जो होगा आपका जीरो हो जाएगा।
क्लियर है ना सबके? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल्स टू एम इंटू ए। F इक्वल्स टू एम इंटू ए। और नेट फोर्स देखो, मास क्या होता है भाई? मास तो कांस्टेंट होता है। अगर बुलेट है, अगर 5 ग्राम की बुलेट है तो मास क्या होगा बेटा? कांस्टेंट ही होगा। और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो पहले हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, बोले अगर फोर्स यहां पर हो गया जीरो, तो फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? वेलोसिटी होगी बेटा कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से। सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज कमेंट आना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरे बच्चे भी मेरी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई बहन फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं, क्या यहां तक की पूरी बात इनके क्लियर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, जिस वजह से उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ओके, ठीक है। अब यहां से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। यहां से कहानी ये था हमारा फर्स्ट लॉ। और इसी कंडीशन को आपने ये जो पूरी कंडीशन, इसी कंडीशन को आप एक और नाम से जानते हो, उसे कहते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, या बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम। बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आप लोग बता पाएंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है। उसकी सिचुएशन ये है, उसकी सिचुएशन ये है। ठीक है, तो बॉडी इन इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नाइट इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है F equals to ma, m mass is a constant, F is directly proportional to a, put F is zero, that a equals to zero, velocity equals to constant, that condition is a body in a equilibrium। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ होता है बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम। तो दो चीजें वहां से निकाली जा सकती हैं कि वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस, कि वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। बॉडी इन अ इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो क्या है? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन भी उसके अंदर जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से उसका नेट फोर्स भी जीरो है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को, जो कि अगला कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा न्यूमेरिकल आप करने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर ये चीज, ये थीम समझ में आ गई है तो इसी पे बेस में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूं। अगर समझ में नहीं आया था तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से अपना पेन और कॉपी बाहर निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, बस आपको आंसर करना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए। एक एफ फोर्स लगा हुआ है इस पे, एक ब्लॉक है आपके पास 1m, एक ब्लॉक है आपके पास 2m, और एक ब्लॉक है आपके पास दैट इज कॉल्ड द 3m। ठीक है, 3m। एक ब्लॉक है आपके पास जिसपे आपके फोर्स लगा हुआ है, एफ डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, द मासेस मूव अपवर्ड। क्वेश्चन है आपके पास, द मासेस, द मासेस मूव्स अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड with constant, with constant speed v, speed, constant speed v. What is the net force? What is the net force
एट 2m। आपको नेट फोर्स बताना है किसके ऊपर? 2m के ऊपर नेट फोर्स बताना है। जल्दी से सॉल्यूशन मुझे इसका बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए। ये ग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा है द मासेस मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द नेट फोर्स एट 2m। नेट फोर्स बताना है 2m के ऊपर। जल्दी से बताइए कि नेट फोर्स क्या होगा 2m के ऊपर। नेट फोर्स पूछा है इस ब्लॉक पे, 2m पर नेट फोर्स क्या होगा? जल्दी से फास्ट। अगर मेरा कॉन्सेप्ट बेटा समझ में नहीं आया था तब इतना टाइम लग रहा है मेरे भाई बहनों को, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, इतना टाइम क्या होना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए था। कहीं ना कोई दिक्कत मेरे भाई बहनों के साथ जरूर है। चलिए मैं आपको फिर भी जो है 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में मुझे जल्दी से बता दीजिए कि नेट फोर्स क्या होगा 2m पर। अरमान बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। यानी बात समझ में आई है, बात समझ में आई है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे, आपका PYQ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द masses मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द नेट फोर्स एट 2m। बिल्कुल जमाल, बिल्कुल बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट जल्दी से आंसर करें, ठीक है। अरमान आपका भी और जमाल बेटा आपका भी, दोनों का बिल्कुल सही आंसर है। और जो मेरे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं या जो हो सकता है उनके साथ कोई और प्रॉब्लम हो, हाँ कनीज बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, ठीक है। या हो सकता है उनकी तरफ कोई नेटवर्क इश्यू रहा हो कि वो लिख चुके हो लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस लाइन पे गौर करिए आप जल्दी से, जल्दी से, जिनका आंसर नहीं आ पाया है, ठीक है। स्नेहा बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को v से लिखा है तो हम v इक्वल्स टू क्या कर दें? 0 कर दें, ठीक है। जब कांस्टेंट स्पीड हो गई तो a एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमें पता है, f इक्वल्स टू ma पता है, इसमें हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो f क्या टर्म हो जाएगा? f 0 हो जाएगा। और जब f 0 हो गया तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो, नेट फोर्स पूछा है ना, एफ नेट क्या होता है? एफ नेट होता है, एफ नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2, इन्हीं सब का तो टोटल होता है, एंड सो ऑन Fn, इन्हीं सब का तो टोटल को नेट फोर्स बोलते हो आप। तो हमें पता है 2m की बात करें तो अब चाहे इस पर हो या इस पर हो या इस पर हो, वहां पर फोर्स क्या होगा बेटा? 0 होगा। 0 इज द राइट आंसर। और आप सबने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, आप सब स्टूडेंटों का आंसर, तौहीद आपका भी बेटा सही है बिल्कुल, ठीक है। आप सबने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। यानी ये कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा रखा है वैसे ही रखा रहने दीजिए, आप उसकी कंडीशन को चेंज करेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स सिर्फ दो ही कंडीशनों के लिए होता है, या तो बॉडी स्टार्ट करने के लिए या बॉडी को स्टॉप करने के लिए। और पूरे टर्म पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी अब चाहे 1m पे पूछता या 2m पे पूछता या 3m पे पूछता, किसी पर भी पूछता, नेट फोर्स क्या होता? 0 होता। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा शानदार। चलिए न्यूटन भैया के दूसरे लॉ की तरफ चलता है। न्यूटन भैया का ये फर्स्ट लॉ था, अब न्यूटन भैया के सेकंड लॉ की तरफ चलता है। चलिए बस इसको चेंज कर देते हैं यहां से और ये बन जाएगा हमारा सेकंड लॉ। ये क्या बन जाएगा हमारा? न्यूटन्स का न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट है वो हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट इसका क्या है? इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। इसे रियल लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। ओके, याद रखिएगा रियल लॉ ऑफ मोशन किसको कहा जाता है? न्यूटन के सेकंड लॉ को। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी हम बात करें, इट यूज्ड या इट यूज फॉर फाइंड मैग्नीट्यूड, फॉर फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इस रूल का यूज किया जाता है। नंबर 3, ठीक है। यहां से आपको एक डेफिनेशन मिलती है फोर्स की, या ये क्या कहता है, इसे आप कहते हो द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
momentum momentum is equal to the is equal to the is equal to the external force external force external force। तो दो तीन ये लाइनें हमें याद रखनी है। इसके लिए क्या क्या लाइनें याद रखनी है? नंबर वन, इट इज कॉल्ड अ रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के किस नियम को रियल लॉ कहा जाता है? न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। और इसका यूज मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा, एक गाड़ी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसका जो मास है वो 500 केजी है, 500 केजी है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस पर फोर्स क्या होगा? उस पर फोर्स क्या होगा? आपने कहा F इक्वल्स टू एम इंटू ए, दैट इज अ 500 और एक्सेलरेशन है 2। तो आपने उसको बता दिया कि 1000 न्यूटन का उस गाड़ी पर फोर्स होगा। 1000 न्यूटन का फोर्स यानी 1000 न्यूटन आपने बता दिया, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। यही आपने लिखा है। इट्स यूज फॉर फाइंड मैग्नीट्यूड। इसका यूज मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आपने लिखा है, वो लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dp upon a dt is equal to the external force, that is a F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये भी इसकी डेफिनेशन होती है, फोर्स की डेफिनेशन ये भी होती है। आप जानते हैं, पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड द फोर्स। जबकि हम यहां से ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये भी हम अच्छे से बता सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, रिपीट कर देता हूं, चलिए रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन किसको कहते हैं? न्यूटन्स के सेकंड लॉ को। दूसरा, मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे कहा कि एक गाड़ी है जिसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका मास जो है 500 केजी है, मुझे फाइंड द फोर्स, मुझे फोर्स बताइए। अब मैग्नीट्यूड ही तो निकालना होगा इसका। आपने क्या किया? F इक्वल्स टू एम ए, एक फॉर्मूला के अप्लाई किया, एम की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, और आपने मुझे बता दिया कि एफ जो है वो 1000 न्यूटन है। आपने मुझे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो बता दिया, इसलिए कहते हैं इट इज यूज्ड फॉर फाइंड मैग्नीट्यूड। दूसरा, तीसरा पॉइंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी आप कह सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही आपका क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ये तीनों बातें थी, ठीक है। मैं फिर भी जो है आपको फील करवा देता हूं, बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं फील करवा दूंगा आपको कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही फोर्स होता है। ओके, अब तो क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मुझसे फिर रिपीट करवा लीजिएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं और केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, न्यूटन के सेकंड लॉ का केस नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। दैट इज केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं बेटा? केस नंबर 1 में हम करते हैं इफ मास इज कांस्टेंट, इफ इफ मास इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपका जो मास है वो क्या है बेटा? मास आपका कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या है आपका? F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। और हमें पता है P इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू v, यही होता है ना। और मास जब कांस्टेंट हो, इसको m बाहर कर दीजिए तो अंदर क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt,
dv अपॉन dt। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि p की जगह, क्योंकि आपने क्या किया बेटा, p की जगह क्या पुट किया, m इंटू v। और हमें पता है मास जो है बेटा क्या है, मास कांस्टेंट है, मास का डेरिवेटिव नहीं होना है, तो मास को बाहर कर दिया, मास बाहर आ गया यहां पर। और dv अपॉन dt को हम जानते हैं, dv अपॉन dt को ही आप एक्सिलरेशन कहते हो। आप क्या कहते हो? इसी को आप एक्सिलरेशन कहते हो। चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सिलरेशन कहलाता है। तो आप कह सकते हो, आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन को ए से लिखा जाता है, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसको आप जानते हो न्यूटन के सेकंड रूप में, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आप इसके रूप में जानते हो। दर हकीकत ये चीज यहां से डेवलप होती है, F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। यहां तक केस नंबर 1 क्लियर है। और आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया जिसको आप जानते हो F इक्वल्स टू एम ए के नाम से। जल्दी से देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करो फास्ट। क्लियर है? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए मुझे, क्या उन्हें केस 1 क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि F इक्वल्स टू एम ए, और M आप तब लिखते हो जब आपका एम ए आप तब लिखते हो जब आपका मास जो होता है वो कांस्टेंट कंडीशन में ट्रेवल कर रहा होता है। ओके, चलिए स्नेहा कुमारी, कनीज, ओके चलें आगे चलते हैं, चलिए आइए। ठीक है, अब केस नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। अब हम लेके चलते हैं केस नंबर 2 की ओर। अब आप लोग किस पे लेके चल रहे हैं हम, केस नंबर 2 की ओर। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ओके तौहीद, ठीक। बस आप एक एक पॉइंट को फील करते जाओ, बाकी तो सारा काम मुझ पे छोड़ दो, आप टेंशन ना लो, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये वाला जो कंडीशन थी इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको। ठीक है, आपकी कंडीशन में एक आया था कि अभी आपने देखा F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। इस पे एक कंडीशन बता दूं कि याद रखना, जब भी फोर्स जो होता है ना, फोर्स हमेशा आगे की तरफ लगता है, और एम ए हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। एम ए किधर लगेगा, एम ए पीछे की तरफ लगेगा, फोर्स आगे की तरफ, और एम ए कैसे याद रखेंगे, याद है हमें F इक्वल्स टू एम ए। और वैसे भी एक ट्रिक बताऊं इसकी, एम ए बल्मा, एम ए को क्या कह सकते हैं हम, एम ए को कह सकते हैं बल्मा, एम ए बल्मा, बल्मा क्या, पीछे, पीछे ना। तो आप बता सकते हो F इक्वल्स टू एम ए, एफ आगे एम ए पीछे। अगर मान लीजिए एक ट्रक है, एक ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक इस ट्रक के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपने देखा होगा ये ट्रक, ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि जब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका इसका जो होगा, इसका जो एम ए होगा किधर होगा बेटा, पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। जब फोर्स आगे की तरफ लगा तो इस ऑब्जेक्ट पे भी फोर्स आगे की तरफ लगता है, और इसका भी एम ए किधर काम करता है, एम ए पीछे की तरफ। इसमें फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसमें फोर्स लगे, इस ऑब्जेक्ट पे, अगर ये ट्रक है और ट्रक में एक बॉक्स रखा हुआ है, इस ट्रक पे फोर्स लगा के इसकी कंडीशन को बदला, तो इसमें जो कंडीशन बदलेगी इस वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ए एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आगे की तरफ मूव कराना चाहेगा, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, और इसका एम ए की वजह से ये कहां जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है F इक्वल्स टू एम ए, एफ हमेशा आगे, एम ए हमेशा उसके उल्टा लगना है। अगर आगे एफ लग रहा है तो एम ए पीछे, अगर इधर एम ए लग रहा है, इधर एफ लग रहा है तो एम ए उधर। ठीक है, याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट लगना है, याद रहेगा हमेशा, याद रहेगा ये कंडीशन। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, एम ए ऑलवेज अप्लाइड बैकवर्ड, एम ए अप्लाइज ऑलवेज बैकवर्ड। एम ए कहां पर अप्लाई होगा, एम ए हमेशा पीछे की ओर रिप्लाई होगा। ये समझ नहीं आया, चलिए ठीक है दोबारा समझा देते हैं, हटाइए इसको। ये बात समझ में आती है, केस 1 की ये बात समझ में आती है, F इक्वल्स टू एम ए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगर एक चीज रुकी हुई है, एक चीज रुकी है एकदम, वो आगे की तरफ मूव करती है, पीछे जाते हो ना, पीछे जाते हो ना, तो पीछे किसकी वजह से गए, इनर्शिया की वजह से। और पीछे क्या क्या होता है, पीछे भाई एक्सेलरेशन भी आ गया, कहा था ना मोशन, इनर्शिया इन रेस्ट में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी आ गया, और आपका मास भी तो होगा, तो आपका मास और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ और फोर्स आगे की तरफ। ये बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। ये क्लियर है, उसके बाद दूसरा क्लियर करूंगा।
चलिए दूसरा दूसरा देखिए अब। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, एक ट्रक है। ठीक है, इस ट्रक को अगर मैं आगे की तरफ मूव कराऊं एफ फोर्स से, इसका जो एक्सेलरेशन और मास होगा किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, इसे बैलेंस करेगा, F इक्वल्स टू एम ए। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ हो, इस ब्लॉक में आपने देखा है ना पीछे जाती है, तो ये किधर गया, ये गया एम ए पीछे की तरफ, एम ए पीछे की तरफ, और ये इस बॉक्स पे फोर्स लगा आगे की तरफ। और फोर्स इस पर क्यों लगा, क्योंकि इस ट्रक की कंडीशन में चेंजेस हुआ। ठीक है, ये बताइए मुझे, ये क्लियर है या नहीं, जल्दी से। ओके स्नेहा कुमारी, ओके। अब देखिए, अब समझ में आया कि आप बस एक बात याद रखिए, एम ए इज ऑलवेज अप्लाइड एट बैकवर्ड, कि आपके पास F इक्वल्स टू एम ए वाली जो सिचुएशन है, तो F के जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर F आगे की तरफ लगेगा तो एम ए पीछे की तरफ, अगर F इधर लग रहा है तो एम ए उधर लगेगा, जस्ट अपोजिट लगेगा। ओके, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ आपके लिए चल रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हमें पता है, अगर पहली कंडीशन पे हमने मास को कांस्टेंट किया था, अगर पहली कंडीशन पे हमने मास को कांस्टेंट किया था, तो दूसरी कंडीशन में केस सेकंड में जो हो जाएगा, इफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज, या वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ये कंडीशन आपकी हो गई, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला F इक्वल्स टू, हमें पता है कि dp अपॉन dt है, और हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dmv अपॉन dt। कंडीशन किसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव नहीं होगा, बाहर निकाल दीजिए, बनेगा F इक्वल्स टू v dm अपॉन dt, dm अपॉन dt, चेंज इन मास अपॉन टाइम, चेंज इन मास अपॉन टाइम। ओफो, ये तो नया फॉर्मूला आ गया, ये नया फॉर्मूला आ गया। बोले क्यों, ये फोर्स है? नहीं, ये फोर्स तो है, लेकिन ये फोर्स कहलाता है थ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स कौन सा कहलाता है, ये फोर्स होता है थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स किसमें यूज होता है, बोले जब रॉकेट वाले क्वेश्चंस आप करते हो ना, जब रॉकेट वाले क्वेश्चंस आप करते हो, तो उसके लिए जो थ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है वो है ये F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डीपी, थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट होता है आपका F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन dt, यानी के सेकंड, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आपका थ्रस्ट फोर्स बन जाता है, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन dt। बोले वेलोसिटी तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रहती है, लेकिन मास में कैसे चेंजेस हो सकता है, क्या हवा में चलते चलते मास में चेंजेस हो जाएगा, कि कोई चीज नीचे से उड़ रही है 40 और थोड़ी ऊपर जाके वो रह जाएगी 35? बोले हाँ, अगर एक रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक रॉकेट जो है आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो एक बात बताइएगा कि फ्यूल नहीं जल रहा होगा, इसके अंदर जो फ्यूल होगा, जब ये ऊपर जा रहा था तब इसका मास क्या था, इसका अपना ओन मास था, ओन मास प्लस, प्लस फ्यूल मास भी तो था, जो इसके अंदर ईंधन भरा हुआ था। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका फ्यूल जलेगा नहीं, और जब इसका फ्यूल जलेगा तो इसके फ्यूल मास में कमी नहीं आएगी, जिस वजह से इसका मास जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए F इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डी टी, दैट इज अ थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट। क्लियर है ये, जल्दी से बताइए, क्लियर है ये, जल्दी से, फास्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है? ओके, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट है, ओके स्नेहा कुमारी,
ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स से भी आपके पास, रॉकेट से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर डीएम अपॉन डीटी का मतलब समझ में आ गया होगा, ओन मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल मास। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा भाई तो फ्यूल तो कम होता जाएगा ना, तो फ्यूल का मास भी तो कम होता जाएगा, इसलिए आपने लिखा है डीएम अपॉन डीटी, और फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल्स टू वी डीएम अपॉन डीटी। क्लियर सबको? जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। आज तक जितने, आज हमने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है अपने, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और लॉज पढ़ रहे हैं हम यहां तक, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आज हमने कवर कर लिया अपना, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में कल 2:30 पर, ठीक है, कल कितने बजे? 2:30 पे नेक्स्ट सेशन पे आपके साथ मुलाकात होगी। बने रहिएगा, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरीके से हो जाएंगे जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है, और किसी को आज के सेशन में मुझसे कुछ भी पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी पूछना है आज के सेशन में वो मुझसे पूछ सकता है बेटा। और अगर टॉपिक सारे क्लियर हैं, कोई भी आपकी क्वेरी नहीं है, तो आपसे कल मुलाकात होगी। ओके, जय हिंद।